हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 27 को, जो कि दिया गया है चैप्टर 4 में, जो बात करता है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। कैसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन किया जा सकता है, कब रिसीजन किया जा सकता है, कब उसको निरस्त किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, ये हमें बताया गया है सेक्शन 27 में। अब हम बेयर एक्ट में रीड करेंगे। इसका जो पर्पज़ है इस सेक्शन का ये है कि जो पार्टीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको उसी पोजीशन में लाना जो जिस पोजीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी। अब हम इसको रीड करेंगे। सेक्शन 27 क्या कहता है? वेयर रिसीजन मे बी एडजस्ड और रिफ्यूज्ड। कब जो है रिसीजन को एडजस्ट किया जा सकता है और कब रिफ्यूज्ड किया जा सकता है। सेक्शन 27 के सब सेक्शन 1 को में क्या कहा गया है? एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट में सू टू हैव इट रिसाइंडेड। इसमें बताया गया है कि एनी पर्सन की यहाँ बात की गई है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उनकी बात नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, जिसका कि हित है, उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें इंटरेस्ट है उसके, तो वो सू कर सकता है हैव इट रिसिंडेड। तो वो उसको सू करना होगा रिसिंडेड के लिए, उसको निरस्त कराने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को। एंड सर्च रिसीजन, और जो ऐसा जो रिसीजन है, जो ऐसा कैंसिलेशन है, जो ऐसा निरस्त करना है, वो मे बी एडजस्ड बाय द कोर्ट। वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होगा। मे वर्ड आया है यहाँ पर कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो उसको एडजस्ट करे इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो नीचे दिए गए जो ग्राउंड है, इन ग्राउंड्स पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीजन कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कोर्ट कब, क्या कंडीशन होंगी? वे जो सेक्शन 27 के सब सेक्शन 1 का क्लोज ए क्या कहता है? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। जो वॉइडेबल है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कि वॉइडेबल कब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बताया गया है कोई फ्रॉड है, कोर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जिसमें जो फ्री कंसेंट है प्लेंटिफ की वो नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर भी प्लेंटिफ के ऑप्शन पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है तो वहाँ पर भी कोर्ट उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिजन कर सकती है। कहाँ टर्मिनेबल का यहाँ मतलब होगा कि टर्मिनेबल कोई भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने पहले ही कोई कंडीशन लगा दी है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल करोगे तो ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा। अगर आपने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी तो वो टर्मिनेबल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर ऐसी दो कंडीशन पाई जाती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि वो वॉइडेबल है प्लेंटिफ के ऑप्शन पर या टर्मिनेबल है, तो वहाँ पर भी कोर्ट रिसिंड कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को। और सेक्शन 27 के 1 का क्लोज बी क्या कहता है? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है फॉर कॉजेज नॉट अपेरेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की उससे देखकर तो नहीं लगता कि ये अनलॉफुल है, लेकिन वो रियलिटी में अनलॉफुल है कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पर उसमें डिफेंडेंट ज़्यादा ब्लेम किया जाएगा डिफेंडेंट को देन प्लेंटिफ। तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। जो भी सबसेक्शन 1 में अभी हमने रीड किया है उन सब बातों के होते हुए भी, जो भी उसमें सब कुछ भी दिया हुआ है उन सब बातों के होते हुए भी, जो कोर्ट है मे रिफ्यूज़ टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है, निरस्त करने से मना कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। यहाँ मे वर्ड दिया गया है कि कोर्ट चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को
जिसके जो रिसेंड करना है उसे रिसेंड करने से मना कर सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जब कोर्ट मना कर सकती है, वो सब सेक्शन जो हमारा दिया गया है उसका क्लोज ए कहता है, वेयर द प्लेंटिफ हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लेंटिफ है उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेटिफाइड कर लिया है। रेटिफाई का मतलब है उसको मंजूर कर लिया है, सैंक्शन हो, ठीक है ना, मंजूरी दे दी है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहाँ पर भी इसको आप रिसाइंड नहीं करा सकते हैं, कोर्ट मना कर देगा रिसेंड करने से। इसमें जो बी क्लोज है वो क्या कहता है, वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में बदलाव के कारण, विच हैज़ टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, not being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। इसमें बताया गया है कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम पे जो परिस्थिति थी वो अब ऐसी परिस्थिति सिचुएशन नहीं रही है, और जो डिफेंडेंट है इसमें उसका जो एक्ट है उसके कारण नहीं है। ये जो पार्टीज़ हैं अब उनको रिस्टोर नहीं किया सकता, उसी पोजीशन में नहीं लाया जा सकता जिस पोजीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी। इस जो सेक्शन का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो पार्टीज़ हैं उनको उसी सिचुएशन में लेकर आया जाए जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी। तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, तो कोर्ट जो है यहाँ पर भी रिसेंड करने से मना कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं या तो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने कुछ ऐसे एक्शन आगे स्टेप ले लिए हैं, उस कुछ खर्चा जो है प्लेंटिफ का हो चुका है, कुछ डिफेंडेंट का हो चुका है। अब उनको चाहते हुए भी कोर्ट जो है उनको उसी पोजीशन में नहीं ला सकती, रिस्टोर नहीं कर सकती उनकी पोजीशन को जिस पोजीशन में वे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थे। ठीक है, अब आगे जो है इसका क्लोज सी क्या कहता है, वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट्स इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू। इसमें कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जो है सबसिस्टेंस में था, जब अस्तित्व में है कॉन्ट्रैक्ट, उस दौरान जो है कोई थर्ड पर्सन जो है उस जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई राइट एक्वायर्ड कर लेता है गुड फेथ में, ठीक है ना, विदाउट नोटिस, उसे पता नहीं होता कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस नेचर का है। तो वो जो है जैसे ए ने बी को कोई लैंड जो है उसने परचेज़ की है, अब बी ने आगे सी को सेल कर दी, तो जो सी पर्सन है उसको पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ए और बी के बीच जो हुआ है ये इसको रिसेंड कराना चाह रहे हैं, तो क्योंकि उसके इंटरेस्ट उसने पे भी कर दिया तो उसको रिसेंड नहीं करा सकती है, कोर्ट नहीं कराएगी, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसके राइट जो है डिफीट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने राइट एक्वायर्ड कर लिए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो यहाँ पर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कराया जा सकता है, निरस्त नहीं कराया जा सकता है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लोज है डी, वो क्या कहता है, वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साउट टू बी रिसेंडेड एंड सर्च पार्ट इज़ नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कोई भी पार्टी है वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कोई पार्ट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज़्यादा पार्ट हैं और किसी पार्ट को वो रिसेंड कराना चाह रहे हैं, निरस्त कराना चाह रहे हैं, लेकिन उस पार्ट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर भी कोर्ट जो है मना कर देगी रिसेंड करने से, निरस्त करने से इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है इन रिलेशन टू द टेरिटरी इज टू विच द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट एक्सटेंड मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो इसमें दिया गया है, जिन जिन टेरिटरीज़ में टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।